Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 4 and it is the third part of this chapter. Today topic is lattice enthalpy. The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous consist ion. For example, the lattice enthalpy of sodium chloride is 788 kilojoule mole. This means that the 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of a solid NaCl into 1 mole of sodium plus ion and 1 mole of chlorine minus ion and infinitive distance. तो लैटिस एंथैल्पी से हम क्या समझते हैं बेटे कि लैटिस एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जो कि किसी सॉलिड के अंदर से, किसी आयनिक सॉलिड के अंदर से एक मोल को सेपरेट करने के लिए हमें ज़रूरी होती है. फॉर द एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है उसकी लैटिस एंथैल्पी का जो मान है वो 788 किलोजूल मोल है. इसका मतलब ये होता है कि यदि हमें इसमें से एक मोल सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ bond parameters. Bond length, first है bond length. Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. In the case of the covalent bond, the contribution from each atom is called the covalent radius of the atom. The covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core, which is an contact with the core of the and just atom is a bonded situations. Now the covalent radius is half of the distance between the two similar atoms joined as a covalent bond of the same molecule. The van der Waals radius represents of the overall size of the atoms, which includes its valence shell in the non-bonded situations. तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने डायग्रामेट्रिकली जो रेडियस है उसको हम लोगों ने शो किया है. तो बॉन्ड लेंथ क्या बताता है? बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को डिफाइन करता है न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स के बीच में से. तो देखिए यहाँ पे टू एटम्स हैं, उनके बीच सेंटर जो पार्ट है उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ के रूप में लेते हैं. नाउ है द नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल. इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग bonding electron pairs around the central atom in a molecules. It gives some idea regarding the distribution of the orbitals around the central atom in a molecule complex ion, and hence it is a help us in determining its shape. For example, HOH bond angle is the water can be represented as under. तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो डिफाइन किया गया है ऑर्बिटल्स के बिटवीन द वो एंगल जो कि ऑर्बिटल्स के बीच के अंदर बन रहा है, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पर कुछ जो ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच के अंदर ये बॉन्ड क्रिएट होता है. देखिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड एंगल आपको यहाँ शो किया गया है. ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम के रूप में है और हाइड्रोजन उसके साइड में है. तो दोनों हाइड्रोजन के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड 109.5 डिग्री का है. नाउ द नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी को जो हमें वो इस तरीके से शो करते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द two atoms in the gaseous state. The unit of bond enthalpy is kilogram mole minus 1. तो यदि हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को टू एटम्स के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उस, और वो सबसे मेन बात ये है कि गैसेस स्टेट में होना चाहिए. तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसे बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है और हम इसे किलोग्राम मोल माइनस 1 के रूप में लेते हैं. इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम मोल माइनस 1 है. फॉर एवरी मॉलिक्यूल सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट नीडेड टू ब्रेक दैट एटम्स, देयरफॉर डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी आर नीडेड. In polyatomic molecule, the term mean the average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by the number of the bonds broken.
तो किसी भी मतलब बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो उस एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिपेंड करता है जहाँ पर वो क्रिएट हुआ है। तो सबके लिए इसका जो मान होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि इन द लुइस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। द बॉन्ड ऑर्डर, द एग्जाम्पल इन H2, इन H2 के अंदर विद अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इन O2 द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड इन N2 विद 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज़ 1 to 3 रेस्पेक्टिवली। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और कितना बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर होता है। जैसे कि H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में शेयर हो रहे हैं, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा। ऑक्सीजन के अंदर जो 2 ऑक्सीजन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 शेयर हो रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। और N2 यानी कि जो नाइट्रोजन है उसके बीच में क्या हो रहा है बेटे कि 3, एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो आपस के अंदर शेयर कर रहे हैं और वहाँ पे 3 बॉन्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। फिर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस हैव द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल F2 एंड द O2 2 minus have bond order is 1, N2CO and the NO plus ion have bond order 3. A general correlation useful of the understanding the stability of the molecule is that with increase the bond order and the bond enthalpy increase and the bond length decrease, then the bond energy is also decrease। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो जो एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो भी इंक्रीज होती है। नाउ द नेक्स्ट इज resonance structure is a very important topic. Resonance structure, what to understand by the resonance structure? In the resonance structure आगे ये बताया गया है कि according to the concept of the resonance, where a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of the structure with similar energy position of the nuclei bonding and the non-bonding pairs of the electrons are taken as the canonical structure of the hybrid, which decrease the molecular accurately. For O3, the 2 structure shown above constitute the conical structure or a resonance structure, and they are the hybrid. The 3 structure represent the structure of the O3 are more accurately. This is also called the resonance hybrid. Resonance is represented by a double headed arrow. तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें बताया गया है कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर जो हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे O3 का जो स्ट्रक्चर है, तो वो हम किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये आपस के अंदर कैसे इंटरलिंक्ड है बेटा, एरो के जो साइन है उससे इन्हें बताया गया है। तो ये बताया जाता है कि ये जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि रेजोनेंस ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है। फर्स्ट वाले के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसका साइड और सेकंड वाले का जो डबल बॉन्ड है उसका साइड डिफरेंट है। और जो थर्ड वाला है उसके अंदर हमने क्या करा है, जो डबल बॉन्ड है उसको हमने डॉट स्ट्रक्चर से शो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द ओजोन oxygen molecule can be equal represented by the structure first and the second bond and the O double bond O, the normal O and O and the O double bond O bond length is a 148 pm and the 120 pm is a respectively. Experimentally determined oxygen bond length in the O3 molecules are the same. Thus the oxygen bond in the O3 molecules are the intermediate between the double and the single bond. Obviously this cannot be represented by the either of the 2 Lewis structure shown above. तो इन दो से भी इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से नहीं बता सकते थे, इसीलिए जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसे ओजोन के स्ट्रक्चर को हमने शो किया गया है। नाउ the next is example, draw the resonance of the carbonate ion. The single Lewis structure based on a presence of a 2 single bonds and the 1 double bond between the carbon and the oxygen atoms is indicates the
represents the molecule accurately as it the resonance represent unequal bonds. According the experimental finding, all carbon to oxygen bonds in CO3 2 minus are the equivalent. Now therefore the carbonate ion is the best described as a resonance hybrid of the canonical forms first, second and third. तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो CO3 2 माइनस है उसमें जो बॉन्ड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हमने इस तरीके से शो किया गया है। नाउ द नेक्स्ट है रेजोनेंस ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपसे पूछते हैं तो किस तरीके से शो होगा, इस तरीके से होगा। इसके दो ही बनते हैं, फर्स्ट वाले के अंदर देखिए आप और सेकंड वाले में जो लोन पेयर्स हैं उनकी पोजीशन का ही डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमें क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड carbon of the oxygen bond length is CO2 is 115 pm. The lengths of a normal carbon of the oxygen double bond CO and the carbon of the oxygen triple bond C triple bond O are the 121 pm and the 110 pm respectively. जो बॉन्ड लेंथ है वो उन दोनों की C डबल बॉन्ड O के बीच में तो 121 होगा और C ट्रिपल बॉन्ड O के बीच में 110 होगा। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज CO2 115 pm lie between the values for C double bond O and the C triple bond O. Obviously a single Lewis structure cannot depict the position and it becomes necessary to write more than one Lewis structure, and the consider that the structure of the CO2 is a best described as a hybrid of the canonical of the resonance form first and second and third. तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। नाउ अब कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, उसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ ऑन रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल्स as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of a single canonical structure and the resonance average the bond characteristics as a whole. Thus the energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms first and second. तो यहाँ पर जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो एक स्ट्रक्चर है उससे शो नहीं किया जा सकता, इसीलिए 2 और मोर देन 2b स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड की पोलैरिटी से आप क्या समझते हैं? व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फॉर्म, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू सिमिलर एटम और वो दोनों एटम सिमिलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, N2 और F2, द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू एटम्स। तो जैसे एक ही हमारे पास में कंपाउंड है, जैसे H2 है तो H2 में इधर H है इधर H है, इनके बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के अंदर जो पेयर है वो जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों तरफ के सिमिलर ही होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक जैसा होता है। बट द बॉन्ड फॉर्म्ड by the contrarily in the case of the heteronucleus molecules like HF, the shared electron pair between the two atoms gets displaced more towards the fluorine. Since the electronegativity of fluorine is far greater than that of the hydrogen, the resultant covalent bond is a polar covalent bond formed is called the non-polar covalent bond. तो यदि हम HF की बात करें तो F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जब इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है तो उस बॉन्ड को पूरी तरीके से फ्लोरीन है वो अपनी तरफ उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसका जो पोलैरिटी होती है वो उस तरफ चली जाती है। तो इस तरह हम बॉन्ड्स की पोलैरिटी को समझ सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल पोसेस द डाइपोल मोमेंट विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। इट इज़ यूजली डिस्टेंस बाय अ ग्रीक लैटिन mu and the mathematically it is expressed by the dipole moment is equal to charge multiplied distance of the separation। तो डाइपोल तो जो पोलैरिटी आई है उसकी वजह से क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डाइपोल मोमेंट जो है वो इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। तो फॉर द डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड द कन्वेंशन इज डिस्प्लेक्टेड बाय द स्मॉल एरो विद द टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड द हेड इज पॉइंटेड टुवर्ड द पॉजिटिव सेंटर। इसके अंदर जो इसका हेड होता है वो पॉजिटिव सेंटर को जो है वो शो करता है एंड
एरो की यदि हम बात करें तो जो टेल जो होता है वो नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर को ये शो करता है, जो हेड होगा वो पॉजिटिव सेंटर को शो करता है। द एरो सिम्बलाइज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस्ड एरो इज द अपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो जब हम इसे शो करते हैं तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शो करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई नेगेटिव की तरह ये वाला पार्ट है एरो का, पॉजिटिव की तरह वो वाला पार्ट है, तो जब हम इसे एरो में शो करते हैं तो इसे हम थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शो करते हैं। इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायपोल मोमेंट, नॉट ओनली द डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड्स known as the bond dipole, but also the special arrangement of various bond in the molecule. In such case the dipole moment of the molecule is the vector sum of the dipole moment of the various bonds. तो बहुत सारे bonds के बीच में dipole moments हमें देखने को मिलता है। Now next part of this chapter I will be explain to you the next part of this video. Thank you very much students.